मैं विजय से प्यार करती थी, पर वह गरीब था। मेरे घर वाले मेरी शादी अमीर परिवार में करने लगे, तो मैं भागकर विजय से शादी कर ली। हम एक साथ गरीबी में भी बहुत खुश थे। जब हमारे एक बेटा हुआ और फिर एक दिन खबर आई कि विजय का देहांत हो गया, मैं बच्चे को लेकर वापस गई तो घर वालों ने हमें स्वीकार न किया। यूं ही 2 साल गुजर गए और मैं बेटे को लेकर लोगों के घरों पर काम करने लगी। आज बंगले पर दावत थी, क्योंकि बड़े मालिक 2 साल बाद इंडिया आ रहे थे। जब मैं मालिक को देखा तो शरीर कांपने लगा, क्योंकि वह उसको अपने सामने देखकर तो मेरे कदम जमीन में जैसे जम से गए थे। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। मैं सोच रही थी कि यह कैसे संभव था कि विजय तो मर चुका था, तो फिर वह आदमी मुझे विजय जैसा ही क्यों लग रहा था। मैंने अपनी सांसों पर काबू पाने की कोशिश की थी और खामोशी से नजरें झुकाकर किचन की ओर बढ़ गई थी, मगर मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था और दिमाग भी उलझ सा गया था। जब बड़े मालिक अंदर आए तो पूरे बंगले में हलचल सी मच गई थी। सभी नौकर सफाई में लगे हुए थे, लेकिन मुझे उस समय काम का होश ही कहाँ था। मैं तो बस खुद को छुपाने की एक नाकाम सी कोशिश कर रही थी। फिर एक पल के लिए हिम्मत करके उस तरफ जाकर तो मेरी नज़र उस आदमी से जा मिली जिसे मैं खुद को छुपाती फिर रही थी। उसने भी मुझे देखा था तो उसकी आंखों में एक उलझन उभरी थी। मैं हैरान थी कि आखिर यह कैसे संभव था। मेरा दिल खींचकर मुझे किसी और की तरफ ले जा रहा था, मगर मैं अपने दिमाग से लड़ रही थी कि नहीं, मैं तो खुद उसकी मौत की खबर सुनी थी। मगर वह आदमी भी तो बिल्कुल वैसा ही था जिसको मैंने खो दिया था। वह भी मुझे देखकर कुछ पल के लिए रुक सा गया था, मगर फिर आगे बढ़ गया। मैं अचानक होश में आई तो किचन से एक नौकरानी की आवाज़ आ रही थी जो मुझे बुला रही थी, तो मैं हड़बड़ाकर काम में लग गई। मगर मैं उस आदमी को नज़र बचाकर देखा। वह तो सच में विजय जैसा था। उसका अंदाज, कपड़े, बात करने का तरीका, सब कुछ ही तो मेरे विजय जैसा था। जब दावत खत्म हो गई तो बर्तन समेटने के बाद मैं टेबल साफ कर रही थी कि अचानक किसी ने मेरा नाम लेकर मुझे बुलाया। तो मैं कांपते हाथों से अपना दुपट्टा सही किया और डरते डरते धीरे से सिर उठाए। वह मेरे बिल्कुल सामने खड़ा था, वहीं आंखें, वहीं चेहरा, मगर उसके अंदाज में एक अजनबीपन था। वह मुझसे पूछने लगा, क्या मैं उसको जानती हूँ? उसका सवाल सुनकर मेरा दिमाग सुन सा हो गया। मैं सोचने लगी कि अगर वह विजय होता तो कभी भी मुझे ऐसा सवाल ना करता, क्योंकि वह तो मुझे जान से ज़्यादा चाहता था। तब मुझे विश्वास हो गया कि यह सब मेरा वहम ही था। वह मेरा विजय तो हो ही नहीं सकता था। क्या तुम्हारा नाम रिद्धि है? जब उसने मुझे यह सवाल पूछा तो मेरे दिल की धड़कन रुकने लगी थी। यह कैसा मजाक था? क्या मेरी आंखें धोखा खा रही थी? किस्मत मेरे साथ एक और खेल खेल रही थी। मैं तो कुछ भी बोलने के लायक ही ना रही थी। मैंने बहुत मुश्किल से उसकी बात पर सर हिलाया था और तब मैं भी उससे पूछ ही लिया कि क्या आपका नाम विजय है? मेरी बात सुनकर उसने मुझे बड़ी अजीब नज़रों से देखा और कहने लगा, मेरा नाम विजय नहीं बल्कि अंशु है। उसका लहजा इतना अजनबी था कि मैं डर गई थी। उसने भी शायद मेरी बेबसी महसूस कर ली थी और मुझसे पूछने लगा कि तुम मुझे बहुत देर से देख रही थी, इसलिए मैंने तुमसे पूछ लिया कि कहीं तुम मुझे जानती हो या कोई काम तो नहीं जो मुझे देख रही थी। मैंने खुद पर काबू पाया और सर नहीं में हिला दिया और उससे माफ़ी मांगकर मैं वहां से भाग आई थी। उस रात मैं सो ना सकी थी। दिल में हजारों सवाल जन्म ले रहे थे। अगर वह विजय नहीं था तो मुझे बेचैन क्यों कर गया था, और अगर वह विजय था तो मुझे पहचान क्यों नहीं रहा था। अगले दिन जब मैं काम पर गई तो बंगले के दूसरे नौकरों से अंशु के बारे में पूछा था, क्योंकि मुझे अभी तक संतुष्टि नहीं हुई थी। फिर मुझे मालूम हुआ कि वह सच में अमेरिका में रहता था और 2 साल बाद इंडिया आया था, और उसका तो दूर दूर तक कोई रिश्तेदार भी विजय नाम का नहीं था। मैंने खुद को एक बार फिर से समझाया कि यह बस एक संयोग ही था, मगर फिर भी दिल नहीं मानता था। मुझे सच जानना था कि आखिर उस आदमी को देखकर मुझे अपना विजय क्यों याद आया था। कुछ ही दिन गुजरे थे जब उस आदमी ने मुझे बुलाया और कहने लगा, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तुमने उस दिन मुझे यह क्यों कहा कि मेरा नाम विजय तो नहीं? मैंने उसे सच बताने का फैसला कर लिया था, क्योंकि चैन तो मेरे दिल को भी नहीं आ रहा था। और फिर मैंने उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई। जब मैं खामोश हो गई तो वह काफ़ी देर तक मुझे देखता रहा। मैं डर गई थी कि कहीं वह मेरी कहानी सुनकर गुस्सा तो नहीं हो गया। कहाँ वह इतना अमीर आदमी और कहाँ मैं एक मामूली काम करने वाली उसको अपना प्यार समझकर धोखा खा गई थी। मगर उसकी कहानी सुनकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई। मेरा नाम रिद्धि और मैं साउथ दिल्ली के इलाके में रहती थी। मेरा संबंध खाते पीते ऊंचे परिवार से था। मेरे पापा का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस था, जिस कारण घर में रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। मेरी मम्मी भी एक सोशल वर्कर थी और एक एनजीओ चला रही थी। हम तीनों बहनें थी और मैं सबसे बड़ी थी। मुझसे छोटी दोनों बहनें जुड़वा थी।
पापा चाहते थे कि उनका एक बेटा ही होता जो उनका बिजनेस संभालता, मगर किस्मत की कनी ऐसी थी कि जब से मम्मी ने जुड़वा बहनों को जन्म दिया था, वह दोबारा माँ नहीं बन सकती थी, जिसका उनको खुद भी बहुत दुख था। पापा के पास रुपए पैसे की कोई कमी तो न थी, इसलिए उन्होंने हर संभव प्रयास किया कि वह मम्मी का इलाज करवा सकते ताकि उन्हें एक बेटा मिल सके, मगर उनके बहुत हाथ पैर मारने के बाद भी ऐसा संभव नहीं हो सका। पापा मम्मी को हर अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास इलाज के लिए लेकर गए, मगर हर तरफ उनका इनकार ही सुनने को मिला। उन्होंने अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए एक लड़के को अडॉप्ट भी करना चाहा, मगर मम्मी ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि वह किसी और के बच्चे को अपनी संतान समझकर नहीं पाल सकेगी। मम्मी ने कहा कि यह तो बहुत हिम्मत और हौसले वाला काम था कि किसी और के बच्चे को अपना बच्चा समझकर प्यार देना, और वह वैसी हिम्मत नहीं कर सकती थी क्योंकि वह हम तीनों बहनों से बहुत प्यार करती थी और उनको डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी वजह से किसी दिन वह अडॉप्ट लड़के के साथ कोई नाइंसाफ़ी कर बैठे। इस बात पर मम्मी और पापा की काफ़ी बहस भी हुई थी, मगर जीत मम्मी की हुई क्योंकि वह भी अपनी बात पर बिल्कुल ठीक थी। पापा को मजबूरन अपने बेटे की इच्छा को दिल में ही दबाना पड़ गया था। पापा ने अपने बेटे वाली इच्छा तो छोड़ दी थी, लेकिन तब से ही इरादा कर चुके कि वह मुझे ही अपना बेटा बनाएंगे और अपना सारा बिजनेस मेरे हवाले करेंगे। इसलिए उन्होंने बचपन से ही मुझे बाकी दोनों बहनों से ज़्यादा प्यार और ध्यान दिया था। मेरी हर बात को उन्होंने सबसे पहले माना और पूरा किया। पापा ने हमेशा ही मुझे दोनों बहनों से ज़्यादा प्यार दिया क्योंकि मैं ही तो थी जिसे कामयाब होकर उनका बिजनेस संभालने के साथ साथ और फैलाना भी था। मुझे भी इस बात पर बहुत गर्व महसूस होता था कि पापा सबसे ज़्यादा प्यार मुझसे करते हैं और मुझे यह अहमियत देते हैं। इसी कारण से पापा ने मुझे शुरू से ही अपने साथ बिजनेस मीटिंग में ले जाना शुरू कर दिया और मुझे छोटी छोटी चीज़ें सिखाते थे, जैसे कि बिजनेस के काम कैसे तय किए जाते हैं, मार्केट के उतार चढ़ाव पर नज़र कैसे रखी जाती है और किस तरह एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। मैं बचपन से इनकी बातों पर ध्यान देना शुरू कर दिया और जब मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया तो पापा ने मुझे लंदन भेज दिया ताकि मैं बिजनेस के आगे पढ़ाई की, और इस बात का अंदाज़ा होते होते मुझे बहुत देर लग गई। काश मुझे इस बात का अंदाज़ा पहले हो गया होता कि पापा को सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस की ही चिंता है और अपने बिजनेस के सामने उनको अपनी लाडली बेटी की खुशी भी नज़र नहीं आई थी। मम्मी ने पापा को बहुत बार कहा था कि वह मुझे अपने साथ बिजनेस में इतना ना घसीटे कि मैं अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जीना ही भूल जाऊं, मगर पापा ने भी मम्मी को साफ साफ कह दिया था कि अगर उन्होंने पापा को एक बेटा अडॉप्ट नहीं करने दिया तो फिर एक बेटी पर तो वह अपनी मर्जी चला ही सकते थे। और मम्मी पापा की इसी बात पर खामोश हो गई थी और उनकी ज़िंदगी में पहली बार अपनी कमी का एहसास हुआ था, मगर वह कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए उन्होंने पापा को उनके हाल पर ही छोड़ दिया था। पापा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि वह मुझे लंदन भेज रहे हैं और लंदन से वापस आने के बाद उनका सारा बिजनेस मैं ही संभालने वाली थी, मगर उस समय कोई भी नहीं जानता था कि लंदन जाने के बाद न सिर्फ मेरी बल्कि हम सब की ज़िंदगी बहुत बदलने वाली थी। जब पापा ने मुझे लंदन भेज दिया तो मैं लंदन की रंगीली में एकदम से खो गई। मुझे लगने लगा कि मैं सिर्फ बिजनेस में ही गुम होकर रह गई थी और बाकी ज़िंदगी जीना जैसे भूल ही चुकी थी। मगर मुझे बहुत जल्द में याद आ गया कि पापा ने मुझे लंदन सिर्फ और सिर्फ कुछ समय के लिए ही भेजा था और इसके बाद वापस जाकर मुझे सारा बिजनेस संभालना था। मैं लंदन में जितना भी समय गुजार, मैं सिर्फ यह चाहती थी कि उस समय को भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकूं, और तभी मेरी मुलाकात विजय से हुई। वह भी बिजनेस की पढ़ाई के लिए लंदन आया हुआ था और लंदन से वापस जाकर अपना बिजनेस शुरू करना चाहता था। विजय में और मुझ में सिर्फ इस बात का फ़र्क था कि वह अपना बिजनेस शुरू करने वाला था, जबकि मैं अपने पापा का बिजनेस आगे बढ़ाने और फैलाना चाहती थी। मेरी और विजय की मुलाकात एक बिजनेस मीटिंग में हुई थी। मुझे उसकी बात अंदाज़ा बहुत अच्छा लगा था। इसके अलावा भी वह एक सुलझा हुआ और समझदार लड़का था। मुझे शुरू से ही अच्छी चीज़ों की और अच्छे इंसानों की पहचान थी, इसलिए मैं जान गई थी कि विजय का चुनाव मेरे लिए बहुत अच्छा था। धीरे धीरे हम दोनों अलग अलग मीटिंग में मिलने लगे और हमारी दोस्ती हो गई और विजय सब कुछ बताया। वह एक मिडिल क्लास फैमिली का एक आम सा लड़का था, जबकि मुझे तो वह बिल्कुल आम सा नहीं लगा था। मेरे लिए तो वह बहुत खास बन गया था और मुझे उसके साथ समय गुजारना बहुत अच्छा लगने लगा था। विजय अपनी माँ का इकलौता सहारा था और वह अपने पैरों पर खड़ा होकर खुद कुछ करना चाहता था, इसलिए वह लंदन से बिजनेस की डिग्री लेने आया था, मगर मेरा दिल चुरा ले गया। हमने लंदन में जो भी समय गुजारा था वह मेरी ज़िंदगी का सबसे यादगार समय था।
मैं विजय के प्यार में सच में गिरफ्तार हो चुकी थी कि उसके बगैर ज़िंदगी का सोच भी नहीं सकती थी। इसलिए मैं इरादा कर चुकी थी कि जब मैं इंडिया वापस आऊँगी तो मम्मी पापा से विजय के बारे में बात करूँगी, ताकि वह उसकी और मेरी ज़िंदगी एक कर सके। मुझे पूरा विश्वास था कि पापा को विजय बहुत पसंद आएगा, क्योंकि वह एक बहुत टैलेंटेड लड़का था और मैं जानती थी कि वह बहुत जल्द एक सफल बिजनेसमैन भी बन जाएगा। यह सब देखते हुए पापा को हमारे रिश्ते पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए था, मगर मैं पापा के बारे में गलत थी और इस बात का अंदाज़ा मुझे उस समय हुआ जब मैं पापा से विजय के बारे में बात की और मैंने पापा को विजय के बारे में और उसकी फैमिली के बारे में और उसके बिजनेस प्लानिंग के बारे में सब कुछ बता दिया। मुझे लगा था कि पापा तो विजय के बारे में सुनकर एकदम से भड़क उठे थे और मुझे कहने लगे, क्या मुझे पूरी दुनिया में एक वही गरीब लड़का मिला था प्यार करने के लिए। मुझे पहले तो यकीन ही नहीं आया था कि पापा विजय के बारे में ऐसा कुछ कैसे कह सकते थे, मगर जब मुझे अंदाज़ा हो गया कि उनके सामने सबसे बड़ा फ़र्क तो यह था कि विजय का बैकग्राउंड और उनके बैकग्राउंड से मैच नहीं हुआ था। उनको वह छोटे और नीचे परिवार का एक आम सा ही लड़का लगा था, इसलिए तो उन्होंने विजय से मिलने तक से साफ इनकार कर दिया। मैंने पापा को समझाया कि वह विजय बहुत अच्छा और होशियार लड़का था और इस सब से बढ़कर वह मुझे पसंद था और मेरे साथ अपनी सारी ज़िंदगी गुजारना चाहता था। पापा ने भी मेरा मुँह यह कहकर बंद कर दिया कि उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी मुझ पर सिर्फ इसलिए बर्बाद नहीं की कि एक दिन मैं उनके सामने किसी आम से लड़के को लाकर खड़ा कर दूँ। मैं पापा को हर तरह से विश्वास दिलाया कि मैं उनके बिजनेस को ज़रूर संभालूंगी, बल्कि मेरे साथ साथ विजय उनके बिजनेस को फैलाने में मदद करेगा और हमें थोड़े समय में ज़्यादा प्रॉफिट कर सकेंगे। मगर मेरी यह बात सुनते ही पापा ने मुझे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया कि मैं ऐसा सोचने की हिम्मत भी कैसे कर सकती थी कि वह एक नीच इंसान उनका बिजनेस अपने हाथों में लेगा। मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ कि पापा इतनी सी बात के लिए मुझ पर हाथ भी उठा देंगे। उन्होंने तो सारी ज़िंदगी कभी मुझे ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की। जब मैं उनके सामने अपनी पसंद रखी तो उनको फैमिली बैकग्राउंड याद आ गया। उनको तो सिर्फ और सिर्फ इस बात की फिक्र थी कि लोग क्या कहेंगे, मैं एक गरीब लड़के के साथ शादी कर ली। उस समय मम्मी ने भी पापा को समझाना चाहा कि वह मेरी बात मान ले, क्योंकि मम्मी जानती थी कि अगर पापा जिद कर सकेंगे तो मैं भी उन्हीं की बेटी थी और भी सबसे लाडली। मेरा गुस्सा और जिद भी उन्हीं पर गई थी, पर पापा अपनी बात पर अड़े रहे। अगर मुझे विजय के साथ जिंदगी गुजारनी है तो मुझे उनका लाइफस्टाइल छोड़ना ही होगा। यह बात सुनकर तो मैं शौक रह गई। उनकी इस बात का मतलब तो साफ था कि वह मुझे सीधा सीधा करके घर से निकालने की बात कर रहे थे, क्योंकि विजय को तो मैं किसी सूरत में भी नहीं छोड़ सकती थी। विजय ही तो था जिसके साथ रहकर मैंने जीना सीखा था। वहीं तो था जिसने मुझे बताया कि ज़िंदगी में सफ़ेद रंग के अलावा और भी बहुत से रंग होते हैं, उनको हम अपनी मर्जी से जहाँ चाहें भर सकते हैं। अगर वह मेरी ज़िंदगी में ना आता तो मेरी ज़िंदगी तो बिजनेस के ब्लैक एंड वाइट फाइल्स में उलझ कर रह जाती। मेरे लिए वह बहुत मुश्किल पल था। मैं अपने मम्मी पापा को छोड़ नहीं सकती थी, जिन्होंने मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ना सिखाया था, मगर दूसरी तरफ विजय भी तो था जिसने मुझे ज़िंदगी को गुजारना नहीं बल्कि जीना सिखाया था। उस समय मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल फैसला ले लिया और मैं विजय के साथ रंगों भरी ज़िंदगी को जीना चाहती थी। पापा ने मुझे बहुत धमकाया था कि विजय मुझे ज़िंदगी की वह सारी खुशियाँ नहीं दे सकता जो पापा मुझे देते आए हैं, मगर मुझे उन चीज़ों की कोई परवाह ही नहीं थी जिनमें ज़िंदगी का कोई मज़ा ही ना था। पापा के घर में मुझे हर चीज़ और हर सहूलियत मिलती थी, मगर जो मुझे विजय के साथ लंदन में रहकर ज़िंदगी गुजारने का मज़ा आया था वह उनसे कहीं बेहतर था। मम्मी ने भी मुझे रोकने की और पापा को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पापा को उस समय सिर्फ और सिर्फ लोगों की चिंता थी कि लोग उनको तरह तरह की बातें सुनेंगे कि उनकी बेटी ने किस तरह एक गरीब घर के लड़के को इतनी बड़ी और अमीर फैमिली का दामाद बना दिया। पापा ने मुझे मेरी बहनों की तरफ से भी डराने की कोशिश की। अगर मैं ऐसी हरकत करूंगी तो मेरी छोटी बहनों पर उसका क्या असर होगा, वह भी कल को किसी ऐरे गहरे को लाकर घर में बिठा देंगे। मगर मैं जानती थी कि उन दोनों में मेरी जितनी हिम्मत और ताकत नहीं है। वह तो पापा की मर्जी के बगैर अपनी ज़िंदगी का कोई फैसला नहीं कर सकती, तो वह सिर्फ मैं ही थी जिसके शौक और जिंदगी जिसकी पसंद सबसे निराली थी। विजय ने भी मुझे समझाने की कोशिश की कि मैं उसके लिए अपने मम्मी पापा को न छोड़ूं और उनकी पसंद के अनुसार जहां वह कहते हैं वहां पर शादी कर लूं, मगर मैं विजय के बगैर जिंदा नहीं रह सकती थी। मैं तो उसे बहुत प्यार करती थी, इसलिए मैं विजय के लिए अपनी मम्मी पापा का वह घर छोड़ दिया जिसमें मैंने अपनी सारी जिंदगी पापा की इच्छा को पूरा करने के लिए गुजार दी थी। पापा को वह बड़ा सा घर छोड़ते हुए मुझे दुख जरूर हुआ
था, मगर मेरे दिल में कहीं ना कहीं यह उम्मीद बाकी थी कि एक न एक दिन जब विजय एक बड़ा बिजनेसमैन बन जाएगा तो पापा मुझे ज़रूर माफ़ कर देंगे और मेरे साथ साथ विजय को भी अपना लेंगे। तब मैं दोबारा से अपने उस घर में विजय के साथ वापस आ जाऊंगी। मगर यह मेरी बहुत बड़ी गलतफहमी थी। मैं नहीं जानती थी कि आगे मेरे साथ ज़िंदगी में क्या होने वाला है। मैं विजय के साथ कोर्ट मैरिज कर ली, उसके छोटे से घर में आ गई जहाँ पर उसकी बूढ़ी माँ अकेली रहती थी और विजय ही उनका अकेला सहारा था। विजय की माँ एक बहुत जिंदा दिल औरत थी। उन्होंने मुझे बहुत प्यार से और सत्कार से स्वीकार किया। उन्होंने मुझे कभी महसूस ही नहीं होने दिया कि मैं अपने मम्मी पापा की मर्जी के खिलाफ जाकर अपनी ज़िंदगी का फैसला किया है, बल्कि वह तो मुझे बेटियों की तरह चाहती थी और मुझे उस घर में हर तरह का आराम देने की कोशिश भी करती थी। विजय के पिताजी एक आर्मी ऑफिसर थे और वह कुछ समय पहले ही उनका देहांत हुआ था, इसलिए अब वहीं अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था और खुद से कुछ करने की कोशिश में लगा हुआ था। मुझे लगा था कि पापा का घर छोड़ने के बाद मैं और विजय मिलकर बहुत बड़ा बिजनेस करेंगे, लेकिन मैं यह भूल गई थी कि उस समय मेरे पापा देश के जाने माने बिजनेसमैन थे और वह अपनी जीत के लिए कुछ भी कर सकते थे। शुरू के कुछ दिन मेरे और विजय के बहुत अच्छे गुजरे। हम दोनों सारी दुनिया को भूलकर एक दूसरे में मगन रहने लगे। हमें लगता था कि जैसे हम दोनों मिलकर सारी दुनिया जीत लेंगे। मैं जानती थी कि विजय बहुत होशियार लड़का था और अपनी मेहनत से बहुत जल्द एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकता था और मुझे लगता था कि थोड़े से इंतजार के बाद मैं वह सब कुछ दोबारा से हासिल कर सकूंगी जो कि मुझे अपने पापा के घर में मिली हुई थी। इसलिए मैंने हर कदम पर विजय का साथ दिया। विजय को एक बिजनेस शुरू करने के लिए किसी बहुत अच्छी पार्टनरशिप चाहिए थी और लंदन जाने से पहले वह बहुत से बिजनेसमैन के साथ इस बारे में बात करके गया था। बहुत से लोग इसके साथ पार्टनरशिप करने के लिए भी तैयार थे। जब विजय ने बिजनेस के लिए घर से कदम निकाला तो हर एक ने उसको इनकार कर दिया। हमें समझ ही नहीं आया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि पहले तो सभी उसके साथ बिजनेस करना चाहते थे, फिर सब ने एकदम से इनकार क्यों कर दिया। और फिर मुझे इस बात की समझ आ गई कि यह सब कुछ मेरे पापा का ही किया हुआ है। उन्होंने सबको सख्ती से मना कर दिया कि कोई भी विजय के साथ कारोबार नहीं करेगा, क्योंकि वह मुझे यह दिखाना चाहते थे कि विजय गरीब लड़का था और वह अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता। वह सब कुछ इसलिए कर रहे थे ताकि विजय मुझे वह सारी सहूलियत ना दे सके जिसकी मैं आदी थी, और जब विजय मेरी ज़रूरत पूरी न कर सकेगा तो मैं खुद विजय के पास से चली जाती और उनके सामने इस बात को मान लेती कि उनकी बात ना मानकर मैंने जो फैसला किया वह मेरी ज़िंदगी का गलत फैसला था और मुझे अपनी गलती का एहसास था। मुझे पापा के हर चाल बहुत आसानी से समझ में आ गई, क्योंकि मैं खुद भी बहुत कोशिश की कि मुझे ही कहीं पर कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाती जिससे मैं और विजय मिलकर घर का गुजारा कर सकते, लेकिन कोशिश के बावजूद भी मुझे कोई नौकरी मिली ही नहीं। मैं जिस भी जगह पर जाती हर कोई मुझे इनकार कर देता। मैं हैरान थी कि मुझे तो सभी जानते थे, मेरे पापा को भला कौन नहीं जानता था। इसके बाद भी कोई मुझे काम देने के लिए तैयार नहीं था। मैंने बड़ी बड़ी कंपनियों को छोड़कर छोटी छोटी कंपनियों में नौकरी की तलाश करना शुरू की और विजय को भी यही समझा कि फिलहाल वह बिजनेस करने का इरादा बदल दे और कोई छोटा मोटा काम कर ले जिससे हम अपने घर का गुजारा तो कर सके। मगर कोशिश के बाद भी हमें कोई काम मिला ही नहीं। मुझे तो रह रहकर पापा पर गुस्सा आ रहा था। आखिर जब उन्होंने मुझे अपनी ज़िंदगी से अपने घर से निकाल ही दिया तो मेरी ज़िंदगी में इतना दखल क्यों दे रहे हैं। जब वह मेरे साथ हर तरह का संबंध ख़त्म कर ही चुके हैं तो फिर मुझे अपनी ज़िंदगी सुकून से जीने क्यों नहीं दे रहे। मगर मैं विजय के साथ फिर भी खुश थी, क्योंकि उसने कभी भी मुझे इस बात का कोई ताना नहीं दिया कि मेरे पापा की वजह से उसकी ज़िंदगी मुश्किल हो गई। मैं तो एक आलीशान ज़िंदगी गुजार कर आई थी, मगर विजय के साथ मैं जिस चीज़ की शुरुआत की थी मेरे लिए वह भी पहले की ज़िंदगी से बेहतर थी, क्योंकि विजय मुझे टूटकर चाहता था और उसे जितना हो सकता था वह मेरी इच्छाओं और ज़रूरत को पूरा किया करता था। जब हमें कहीं पर भी कोई काम नहीं मिला तभी विजय मेहनत वाली काम करना शुरू कर दिए। वह कभी किसी स्टोर पर सेल्समैन का काम करता और कभी किसी जगह चौकीदारी का काम करने लगा। ना चाहते हुए इसको जहाँ पर भी जो भी काम मिलता वह 2 टाइम की रोटियों के लिए हर काम करने के लिए तैयार था, क्योंकि मैं उसके साथ थी और मुझे भी उसके सिवा कुछ नहीं चाहिए था। हमारी ज़िंदगी खुशियों से भरी थी। हमारे हालात प्रतिदिन खराब होते जा रहे थे, मगर हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे और इतना कमा लेते कि 2 टाइम की रोटी खा सकते। तभी मेरी ज़िंदगी में एक नई खुशी शामिल हो गई। 1 साल बाद हम दोनों के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। उस नन्हे से राजवीर को पाकर मैं और विजय बहुत ज़्यादा खुश थे। हम भले ही गरीबों की ज़िंदगी गुजार रहे थे, मगर हम दोनों हर हाल में खुश थे, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को टूट कर चाहते थे और मुझे यह विश्वास था कि एक न एक दिन हम दोनों पापा को मनाने में सफल हो जाएंगे। आखिर मैं उनकी सगी बेटी थी। वह कब तक मुझ पर इतना अत्याचार कर सकते। एक न एक दिन तो वह मुझे बेबस देखकर मान ही जाते और मुझे
और विजय को स्वीकार कर लेते। जब राजवीर कुछ बड़ा हुआ था, मेरी ज़िंदगी में एक नया तूफान आ गया। इसके बारे में मैंने कभी सोचा ही ना था। मैं तो अपनी ज़िंदगी को पहले से बेहतर करने का सपना देख रही थी, मगर मैं यह नहीं जानती थी कि मेरी ज़िंदगी मेरे हिसाब से चलना भूल चुकी थी। अब मुझे नई परीक्षा में डालने वाली थी। उस दिन मैं किचन में खाने की तैयारी में लगी थी, जब मुझे खबर मिली कि विजय का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है और मोहल्ले के कुछ लोगों ने आकर मुझे बताया कि विजय को जख्मी हालत में एक अस्पताल में ले जाया गया है, जहां पर उसकी ज़िंदगी खतरे में है। यह खबर सुनकर तो मुझे कोई होश ना रहा। मैं नन्हे राजवीर को उठाकर विजय की मां को हौसला देते हुए अस्पताल को चल पड़ी। मेरा कदम कदम भारी हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी सारी ज़िंदगी मेरी हथेली से कोई खींच कर ले जा रहा है। जब मैं अस्पताल पहुंची तो तभी एक बुरी खबर मेरा इंतजार कर रही थी कि विजय मुझे एक छोटे बच्चे के साथ अकेला छोड़कर चला गया। अब वह जिंदा नहीं रहा था, क्योंकि उसकी चोटें बहुत गहरी थी। यह खबर सुनते ही उसकी माँ को भी हार्ट अटैक हुआ। जब मुझसे ही विजय की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ, तो वह फिर भी उसकी माँ थी, जिनका वह इकलौता बेटा था, उनकी सारी जिंदगी की कमाई था। वह भला इतनी बड़ी खबर को कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। इसलिए विजय के साथ साथ वह भी उसी पल दुनिया को छोड़ गई। मेरा तो हाथ पाँव फूल गए। मैंने तो विजय को देखा भी नहीं और उसकी माँ को दुनिया छोड़कर जाता देख मेरा दिल चाहा था कि मैं खुद को ख़त्म कर लूँ, मगर मुझे नन्हे राजवीर के लिए ज़िंदा रहना था। एक वहीं तो था जो मेरे पास विजय की निशानी के तौर पर रह गया। मैंने बहुत हिम्मत की और विजय के इस दोस्त के साथ घर वापस आ गई, जिसने हमें विजय के एक्सीडेंट की खबर दी थी। मगर खाली घर को देखते ही मैं चक्कर खाकर गिर पड़ी और 4 दिन बेहोश रहने के बाद जब मुझे होश आया तो विजय और उसकी माँ का अंतिम संस्कार हो चुका था। मैं खूब चीख चीख कर रो रही थी, क्योंकि मैं उन दोनों को आखिरी बार देख भी नहीं सकी थी। मेरी सारी दुनिया एक झटके में जैसे अंधेरे हो गई, और जो अपने पापा का घर छोड़ते समय बहुत मजबूत थी, एकदम से टूट कर बिखर कर गई। तब मेरे पास इसके सिवा और कोई चारा नहीं था कि मैं अपने पापा के घर वापस चली जाती। क्यों मैं अकेली राजवीर को नहीं संभाल सकती थी? कोई मुझे संभालने वाला होता तो मैं राजवीर को संभाल पाती। पापा के घर पहुंचकर उन्होंने मेरे सामने एक नई परीक्षा रख दी थी कि अगर मैं विजय के बच्चे को छोड़ दूंगी तो वह मुझे अपना लेंगे। मैं भला उनकी बात कैसे मान सकती थी? विजय तो मेरी ज़िंदगी था और राजवीर में मेरी जान बसती थी। अपनी ज़िंदगी से तो मैं हाथ धो बैठी थी, अब अपनी जान को अपने हाथों से कैसे कर सकती थी? मुझे लगा था कि पापा मेरी हालत देखकर मुझे माफ़ कर देंगे, मगर उन्होंने तो मुझे घर के दरवाजे से ही नाउम्मीद लौटा दिया था और मैं अपनी नन्ही सी जान को अपने साथ ले वापस इस चौखट पर आ गई थी, जहां मैं विजय के साथ मिलकर जिंदगी के सपने देखे थे, मगर उनके पूरा होने से पहले वह मुझे अकेला छोड़ गया। मैं खाली घर में खड़ी सोच रही थी कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि विजय ही तो था जो 2 टाइम की रोटी के लिए मेहनत करता था। बात यह नहीं थी कि मेहनत नहीं कर सकती, कर तो मैं भी सकती थी, मगर फिर राजवीर को कौन देखता, उसको कौन संभालता? मैं उसको किसके पास छोड़ती, किसके हवाले करके मेहनत करती? मेरे पास कोई ऐसा रास्ता था ही नहीं जिससे मैं राजवीर का भविष्य सुरक्षित कर सकती। मुझे उस समय लगा कि जैसे मैं एक चिड़चिड़ी माँ बन रही थी, जो अपने बच्चे को बहुत समझने लगी थी, क्योंकि मैं मजबूर हो गई थी। मगर इससे पहले कि मैं कोई गलत फैसला करती, मुझे विजय के एक दोस्त ने बड़ी सी कॉलोनी के बारे में बताया कि अगर मैं वहाँ चली जाऊँ तो हो सकता है कि मुझे ऐसा कोई काम मिल जाए जिससे मेरा और राजवीर का गुजारा हो जाए। मैं राजवीर को अपनी गोद में उठाए और उस कॉलोनी की तरफ चल पड़ी, क्योंकि मुझे राजवीर के लिए जिंदा रहना था। उस मासूम का तो इस सब में कोई कसूर नहीं था। जो कुछ भी हुआ वह एक बहुत बड़ी कॉलोनी थी, जहाँ पर बड़े बड़े घर बने हुए थे। उन घरों को देखकर मेरी आंखें आंसू से भर गई थी, क्योंकि मेरा भी एक ऐसा ही घर था, मगर मैं अपने आंसू साफ कर लिया, क्योंकि अब मुझे इन बड़े घरों की इच्छा नहीं रही थी। वह तो बहुत पहले ही दम तोड़ चुके थे। बहुत मुश्किल से मुझे उस कॉलोनी के कुछ बंगलों पर काम मिला। मेरा दिल टूट गया। मेरे पास इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां थी, मैं इतने बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी, मगर इसके बाद भी 2 टाइम की रोटी के लिए मुझे इन बंगलों पर नौकरानी बनना पड़ रहा था, और यह सब सिर्फ और सिर्फ मेरे पापा के कारण हुआ था। लेकिन मैंने अपने बेटे के लिए वह सब भी स्वीकार कर लिया। इसके बारे में मैंने कभी सोचा तक नहीं था। मुझे उस कॉलोनी में काम करने का यह फ़ायदा हुआ कि उस कॉलोनी में नौकरों के लिए कुछ क्वार्टर बने हुए थे, तो जो लोग दूर से आते वह वहीं पर रहते। तब मैं विजय के घर को हमेशा के लिए बंद कर दिया और राजवीर को लेकर वहाँ पर एक कमरे वाले छोटे से सर्वेंट क्वार्टर में रहने लगी। मेरे लिए तो यह किसी बंगले से कम नहीं था, क्योंकि बहुत समय के बाद मैं निश्चित होकर राजवीर और अपने लिए 2 टाइम की रोटी की
व्यवस्था की थी और साथ ही मुझे रहने के लिए एक सुरक्षित जगह भी मिल गई थी। मुझे उन्हें सर्वेंट क्वार्टर में रहते हुए पूरे 2 साल गुजर गए और मैं राजवीर के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगी। मैं विजय के बगैर रहना सीख रही थी, मगर एक दिन मेरी आंखों के सामने मेरा गुजरा हुआ कल एक बार फिर से ताज़ा हो गया। उस दिन एक बंगले पर दावत थी, क्योंकि उस बंगले का मालिक वापस आ रहा था और कॉलोनी के ज़्यादातर नौकर वहीं पर इकट्ठे हुए थे। मैं भी राजवीर को बाकी बच्चों के साथ खेलते छोड़ अपने काम में लग गई। मुझे उस कॉलोनी में 2 साल हो गए थे, इसलिए आसपास के सब काम करने वाले से मेरी जान पहचान हो गई थी और मैं राजवीर को बाकी बच्चों के साथ खेलने के लिए भेज दिया करती थी। सारे बंगले में एक अलग ही चहल पहल थी, क्योंकि आने वाले मालिक के स्वागत की तैयारी जोरों पर थी। लेकिन जब मैं आने वाले मालिक को देखा तो मेरे होश उड़ गए। पहली नज़र में तो मुझे लगा कि मेरे सामने विजय खड़ा है, मगर दूसरे ही पल में इस ख्याल को दिमाग से झटक दिया कि विजय को तो मरे हुए 2 साल पहले गुजर चुके हैं। यह भला कैसे हो सकता था कि वह जिंदा हो? मगर मेरा दिल मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं था। वह आदमी तो बिल्कुल विजय जैसा था, बस उसके ठाट बाट कुछ अलग थे। मैं सारा दिन उस आदमी को छुप छुप कर देखती रही और शायद उसको भी मेरी बेचैनी के बारे में पता चल गया। तभी वह बाकी नौकरों से मेरे बारे में पूछता हुआ मेरे पास आया और मुझे पूछने लगा कि क्या मेरा नाम रिद्धि है। उसका बोलना भी बिल्कुल विजय जैसा था, मगर वह विजय कैसे हो सकता था? अगर वह विजय होता तो मुझसे पूछता न कि मेरा नाम क्या था, बल्कि वह तो मुझे देखकर खुशी से झूम उठता, क्योंकि वह तो मुझे जान से ज़्यादा चाहता था। वह तो मुझे कहने लगा कि विजय नहीं बल्कि अंशु था। जब मैं अपने दिल में आने वाले विचारों को यह कहकर दिल कि वह मेरा विजय था ही नहीं, मगर मैं सारी रात बेचैनी से बिस्तर पर करवटें बदलती रही और कुछ दिन बाद उस आदमी ने मुझे अपने पास बुलाया जिसको मैं विजय समझ रही थी। उसको अपने सामने देखकर मेरा दिल फिर से मचलने लगा कि विजय की मौत की खबर तो मैं खुद सुनी थी, तो फिर भला यह विजय कैसे हो सकता है? मगर तभी मेरे दिमाग में यह विचार आया और मेरे दिल में एक नई उम्मीद जगी कि मैं विजय की मौत की सिर्फ खबर ही सुनी थी, उसको मुर्दा हालत में देखा तो नहीं था। और तब उसे अंशु नाम के आदमी ने मुझे अपनी कहानी सुनाई, जिसे सुनकर मुझे विश्वास हो गया कि मेरे दिल में आने वाला सब कुछ बिल्कुल ठीक था। वह जो मुझे अपना नाम अंशु बता रहा था, उसने मुझे बताया कि 2 साल पहले उसके साथ एक दुर्घटना हुई थी, जिसके बाद में उसको अपने अतीत का कुछ हिस्सा याद नहीं, मगर जब उसको होश आया तो उसने खुद को एक बड़े अमीर आदमी के घर में देखा। वह आदमी काफ़ी बुढ़ा और उसने ही उसे बताया कि उसका नाम अंशु था और वह उसको अपने साथ अमेरिका लेकर चला गया, क्योंकि उस आदमी की कोई संतान नहीं थी। तो उसने अंशु को ही अपना बेटा मान लिया और अंशु उसका अमेरिका में बिजनेस संभाल रहा था। और जिस कॉलोनी में वह आए थे वह कॉलोनी भी उस बुढ़े आदमी की बनाई हुई थी। जब मैं अंशु की कहानी सुनी तो मैं खुशी से निहाल हो गई। मुझे विश्वास ही नहीं आया कि दुनिया में चमत्कार भी होता है। मेरा विजय मुझे वापस मिल गया। मुझे लगा था कि जैसे मेरी खोई हुई दुनिया मुझे वापस मिल गई हो। मैं अंशु को अपनी और उसकी पुरानी तस्वीर दिखाई, जिससे हम दोनों एक साथ थे, और फिर राजवीर के बारे में सब बता दे। मेरी सब बातें सुनकर उसके आंखें आंसू से भर गई। वह मेरे सामने रोने लगा। उसे कुछ भी याद तो नहीं आया, मगर मेरे पास रखे तस्वीर और राजवीर को देखकर उसे विश्वास हो गया कि मैं झूठ नहीं बोल रही। उसने राजवीर को गले लगा लिया। मैंने महसूस किया कि विजय के चेहरे से वह अजनबीपन कुछ पल के लिए गायब हो गया था, जो मैंने पहली नज़र में महसूस किया था। विजय भी मुझसे कई बार कहता था कि उसको राजवीर से ऐसी महक आती जैसे वह उसके ही अस्तित्व का एक हिस्सा हो, और उसकी यह बात सुनकर दिल से मुस्कुरा उठती थी, क्योंकि वह ठीक ही तो कहता है। आज मुझे और विजय को एक साथ 2 साल गुजर गए कि मेरा और राजवीर के करीब आने पर उसका दिल भी वैसे ही परेशान होता है जैसे कि मेरा हुआ था। मगर मुझे एक बात का दुख है कि इसके अतीत की वह याद उसको वापस नहीं कर सकती, क्योंकि अगर उसको सब कुछ याद आ गया तो हो सकता है कि वह अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार मेरे पापा को ठहरा दे, क्योंकि उनकी वजह से तो ये हमारी ज़िंदगी इतनी मुश्किल हो गई थी कि बात यहाँ तक आ गई। मैं अपनी और राजवीर की ज़िंदगी भी ख़त्म करने चल पड़ी थी। मैं तो उस इंसान को दुआएं देते नहीं थकती जिसने विजय को अपना बेटा समझकर उसका ख्याल रखा और अपना सारा बिजनेस उसके हवाले कर दिया। आज मैं सोचती हूँ कि अगर हालात से मजबूर होकर मैं अपनी और राजवीर की ज़िंदगी ख़त्म कर लेती तो क्या होता। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने पापा को भूल जाऊँ, क्योंकि उनकी वजह से ही अपनी ज़िंदगी को बहुत ख़तरनाक मोड़ से वापस मोड़ कर लाई हूँ।